to my YouTube channel AM and AC क्लासेस। हमारी क्लास में आज केमिस्ट्री फर्स्ट जो है केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है नर्स इक्वेशन। हम लोग पढ़ते हैं नर्स, लेकिन लिखा हुआ है नर्स, NERST। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है और ये जो साइंटिस्ट होते हैं इनकी नेम की स्पेलिंग बड़ी उल्टी सीधी होती है, इस पर आप ध्यान रखिएगा ताकि गलती ना हो। ये साइंटिस्ट के नेम की जो स्पेलिंग है वो है NERST। क्लियरली समझिएगा इसको, NCERT में यही स्पेलिंग लिखी है तो आप इसी को फॉलो करिए, जो लिखा है वही सही। तो नर्स इक्वेशन में कुछ भी डिस्कस करने से पहले सबसे मुख्य बात ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि नर्स इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, कि किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है, नर्स इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि नर्स इक्वेशन आई क्यों, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको नर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया, किस तरह की प्रॉब्लम थी और इसको सॉल्व करने के लिए उसने ऐसा किया। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान बात यह है कि जो अभी आपने पढ़ा है पहले की क्लासेस में, इस चैप्टर में, तो आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो इसके पहले वाली क्लास थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, उसमें आपने देख लिया। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से हमने जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, गैल्वेनिक सेल का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड हो, उसमें से किसी एक को लेकर के हमने क्या किया था, उसके पोटेंशियल का मेजरमेंट किया था। किसकी हेल्प से? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से। ठीक है ना, तो हमने उसका मेजरमेंट किया था और मेजरमेंट करते टाइम हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को गैल्वेनिक सेल के जिस इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट करना होता है उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं और एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। उसी मीटर में देखते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है या कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो वो मेजर हो जाता है। ठीक है, हमने वहां कंडीशन कैसी ली थी, स्टैंडर्ड ली थी। उसके पहले हमने EMF की बात की थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की थी। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में भी हमने स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की थी। हमने कहा था कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को भी साइड में रखिए। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी तो EMF ऑफ द सेल यानी सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसको नर्स इक्वेशन की हेल्प से हम लोग देखेंगे। ये हमने उस समय कहा, तो कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, उसमें आज हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके हेल्प से आपने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो मेजरमेंट किया, उसके पोटेंशियल का मेजरमेंट आपने जो किया, उस पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसके लिए भी नर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने काम किया। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कहा कि अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, इलेक्ट्रोड आपने जो बनाया है कैथोड या एनोड, उसमें आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन जो था उसका कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कब होता है, जब 1 मोलर होता है। उसने कहा कि कोई भी कंसंट्रेशन आप ले लो,
1 मोलर ले लो, या उसके अदरवाइज दूसरा कोई भी ले लो, 2 मोलर, 0 पॉइंट समथिंग मोलर, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, या चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो आपको वहां कंडीशन स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगी, और यदि इसी तरह आप किसी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी आपको कंडीशन स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर नर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि अगर कंडीशन को नॉन स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम सेल पोटेंशियल या सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, जो कि एक समस्या थी। अभी तक एक समस्या बनी हुई थी कि नॉन स्टैंडर्ड पर कैसे हम सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, मीन्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया, और वर्कआउट करके उसने अपनी एक इक्वेशन दिया, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए भी दिया है उसने और एक सेल के लिए भी दिया है। दोनों तरह की इक्वेशन को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो नर्स इक्वेशन को हम शुरू करते हैं। खैर, आप तो ये समझ ही गए होंगे कि नर्स इक्वेशन किस कंडीशन के लिए अप्लाई होती है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए अप्लाई होती है। हमने जो इतनी सारी बातें आपको बताया वो सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप समझ पाएँ कि नर्स इक्वेशन आई क्यों, इसको पढ़ा किस लिए जाता है, एक किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ताकि आप ये सब बातें समझ पाएँ। इसीलिए आपको इतनी सारी बातें बताइए। तो सिंपल सी बात यही है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर हमने सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लिया था, मतलब उसका मेजरमेंट कर लिया था। स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसका भी हमने मेजरमेंट कर लिया था। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मेजर कैसे किया जाए, तो उसके लिए नर्स ने अपनी इक्वेशन दिया। यही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नर्स के इक्वेशन से, और इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड जो है ये दो टाइप के होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। किसी भी गैल्वेनिक सेल में ये दो इलेक्ट्रोड हुआ करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। आप जानते हैं कैथोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर जो है रिडक्स, उल्टा बोल दिया मैं, सॉरी। कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। देखिए, हम तो इतने टाइम से आपको पढ़ा रहे हैं, खैर यूट्यूब पर तो हम अभी जल्दी आएंगे, लेकिन ये पढ़ाने का सिलसिला आज से नहीं बहुत समय से चल रहा है अपने साथ। तो जब हम पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज होकर के यहाँ पर बोल दिए कि कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर रिडक्शन, या हमने कह दिया फिर उसको अपने गाने की गलत बात है। सही बात क्या है, कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस प्रॉब्लम को लेकर के हमेशा जो है दिक्कत महसूस करेंगे, इसलिए अपने पास एक आइडिया है कि ये प्रॉब्लम भी आपकी ना बनी रहे। हमेशा आप एक ही बार में समझ जाएं कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। इसके लिए अपने पास एक तरीका है, उस तरीके से उस टेक्निक से आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर रिडक्शन और कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। और हमने ये देखा है कि एग्ज़ाम के टाइम में
ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं। हम ये समझ लेते हैं कैथोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड पर रिडक्शन हो रहा है, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले बोल दिया। ठीक है, तो ये एक समस्या है, बिग प्रॉब्लम है। इस बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक टेक्निक है, दैट इज आओ कार में, ठीक है ना, आओ कार में। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, इसको आप क्या पढ़ेंगे, आओ कार में। लिखा तो ठीक ठाक नहीं है ये, हमने इसको भी कैपिटल O कर दिया है, ये कैपिटल A है। तो लेकिन आप इसको मॉडिफाई करके समझिए, एक टेक्निक है। यहाँ आप इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो कि एक साइंस का पार्ट है। तो साइंस में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आपको इसे अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करके ये समझना है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर A फॉर क्या होता है, एनोड, और O फॉर होता है ऑक्सीडेशन। अब तो आप समझ गए होंगे कि एनोड पर ऑलरेडी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सेम थिंग Ca का मतलब होता है कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है, ये R लिखा है, इसका मतलब होता है रिडक्शन। तो आओ कार में, जो में है ये साइलेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस बनाने के लिए में लिखा गया है, आओ कार में, मतलब हम कार में बैठाने के लिए किसी को बुला रहे हैं। ऐसे आप भी किसी को बुला सकते हैं, कोई खास बात नहीं, बुलाते ही होंगे। चलिए कमिंग टू द पॉइंट। तो आओ कार में, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन। कार में स्पेलिंग है CAR। CA का मतलब होता है कैथोड, R का मतलब होता है रिडक्शन। तो अगर आपको ये सेंटेंस याद है एग्जाम टाइम में, या हमेशा आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस, बात समझ रहे हैं आप, इसको आप याद कर लीजिए। और यहाँ इसका जो मतलब है उसको एक्सप्लोर करके आप ये कह सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इस टेक्निक को अगर आप समझ लेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी है, इस टेक्निक के हेल्प से आपको कभी भी गैल्वेनिक सेल में किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। भाई होप आपकी बात समझ में आई होगी। खैर, हम लोग बात कर रहे थे नर्स्ट इक्वेशन की। तो हमने कहा पहले इलेक्ट्रोड के लिए देख लेते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोड के लिए क्या होती है। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कैथोड की। ये स्टूडेंट ध्यान रखिए, कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है, अभी हमने बताया, आप जानते हैं रिडक्शन होता है। कैथोड पर जो है रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स n। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब नर्स ने इसके लिए जो इक्वेशन दिया है अपनी, वो क्या है, वो है E। भाई जिस इलेक्ट्रोड की बात हम कर रहे हैं वही इलेक्ट्रोड यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ कैथोड है, इस पर क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Mn पॉजिटिव स्लैश M, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने नॉट नहीं लगाया बिकॉज इट इज नॉन स्टैंडर्ड। जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इज इक्वल टू आएगा E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश M। मतलब इसे कैलकुलेट करने के लिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए, जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं। माइनस यहाँ पर होता है RT, आप समझ रहे हैं, माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग ln ऑक्सीडाइज्ड reduced state state
थोड़ा अलग तरीके से लिखा होता है बुक्स में, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप ये बात याद रखें तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ आपको ऐसा पॉइंट हमने बता दिया, यदि आपको ये याद है तो बुक में चाहे जैसा लिखा है, अलग अलग राइटर्स अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ऐसी बात बताते हैं और आपको हम अपने अकॉर्डिंग ऐसी बात बता रहे हैं। इसी बात इसमें ये है कि अगर आप ऐसा इसको समझते हैं तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, हमेशा आप सही होंगे, हर केस में आप राइट होंगे, कभी गलत नहीं होंगे, ये हमेशा सही बात है। इसको कई बार वन अपॉन समथिंग लिख दिया जाता है, कई बार प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर आप लिखते हैं, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ गलती कर सकते हैं। यदि आप ये लिखेंगे तो गलती आपसे कभी नहीं होगी, ध्यान रखिए। और अभी आप आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको हम रिमाइंड कराएंगे कि वो गलती कैसे आप कर सकते थे, और अगर आप ये लिखेंगे तो गलती क्यों नहीं होगी और कैसे नहीं होगी, ये बात आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने एलन लिख रखा है नेचुरल लॉ। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए, जो ये रिएक्शन लिखी हुई है रिडक्शन वाली, तो ये रिडक्शन आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। एनोड पर जब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो सेकंड रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी E Mn पॉजिटिव स्लैश M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश M माइनस RT अपॉन NF Ln नेचुरल लॉग। अब इस रिएक्शन में आप बताइए रिड्यूस्ड स्टेट कौन है, तो आप देख रहे हैं जहां प्लस चार्ज है वो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ऑक्सीडाइज हो गया। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम कहेंगे ये इसका ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर करना मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होने के बाद जो बनेगा वो रिड्यूस्ड स्टेट होगा। तो दिस इज रिड्यूस्ड स्टेट एंड दिस इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड स्टेट का मतलब M हो गया अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट का मतलब हो गया Mn पॉजिटिव, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम एक चीज और देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन में कौन क्या है। तो इस इक्वेशन में आपको हम बता दें, ये हमारा कैथोड है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी इलेक्ट्रोड कैथोड का। R is gas constant, T is the temperature at Kelvin state, मतलब जो टेम्परेचर वो केल्विन स्केल पर लिया जाएगा। R गैस कांस्टेंट है और जो N है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है और M में कन्वर्ट हो रहा है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N। और जो F है, F जो है ये फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, अभी हम देखेंगे, उसको शो कर रहे हैं। M रिड्यूस्ड स्टेट, Mn पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, इसको नोट कर लीजिएगा। तो खैर इसको इरेज करके एक बार हम फिर से इसमें कुछ चीजें और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन जो है आपकी ये क्या थी, एक बार इसको हम फिर से लिखते हैं। ये इक्वेशन थी आपकी E Mn पॉजिटिव स्लैश M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश M माइनस RT अपॉन NF ln M अपॉन Mn पॉजिटिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी, वही इक्वेशन हमने फिर से लिख दिया। अब इसमें यदि हम log 10 लेना चाहें तो log 10 ले लेंगे। आप जानते हैं log 10 मैथ वाले अच्छी तरह समझ पाएंगे।
log 10 इज इक्वल टू होता है बल्कि ln इज इक्वल टू होता है 2.303 log 10। ठीक है ना, ये हम जानते हैं ये होता है मैथमेटिक्स में, ये फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग इक्वल टू 2.303 log 10। तो यदि हम यहाँ से नेचुरल लॉग हटा करके log 10 लगाएंगे तो हमें इस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी इक्वेशन को और करके, या हम यहाँ लिखते हैं ऑन टेकिंग log 10। जब log 10 ले लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, e mn पॉजिटिव स्लैश m इज इक्वल टू e नॉट mn पॉजिटिव स्लैश m माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303, तो 2.303 RT अपॉन NF log 10 के बेस पर m अपॉन mn पॉजिटिव। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप लिख लीजिए वेयर, इसमें कौन क्या है ये दोनों आप जानते हैं क्या है। इसमें जो R है, R इज गैस कांस्टेंट, R आपका गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, ये इसकी यूनिट होती है। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे R के प्लेस पर, और यहाँ जो T है, T is absolute temperature, absolute temperature। ये टेम्परेचर समझिएगा, absolute temperature का मतलब होता है टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसमें जो n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड जो F है, F का मतलब होता है, इसको स्टूडेंट आप नोट कर लीजिएगा, तो आपने नोट कर लिया होगा, यही हम लिख देते हैं F का मतलब। ठीक है ना, यहाँ पर जो F है, F इज फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 96500। जो फैराडे कांस्टेंट है उसकी ये वैल्यू होती है, किसमें, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, जहाँ C लिख दीजिए, C का मतलब क्या होगा, कूलॉम, क्योंकि जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है। ये कूलॉम है पूरा। ठीक है ना, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो ये हमने आपको बताया नर्स इक्वेशन किसके लिए, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। यदि इसी तरह आप नर्स इक्वेशन को देखेंगे एनोड के लिए, तो केवल आपका ये चेंज होगा, बात समझ रहे हैं ना, केवल आपका ये चेंज होगा, ये प्लस आके यहाँ लग जाएगा क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन आपको दिखाना है। उसी प्रकार ये भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट सेम थिंग होगी। तो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए आप नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे आपने इसके लिए लिखा उस तरह से इसके लिए भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, यदि हम इस इक्वेशन में, जो ये नर्स इक्वेशन हमारी आ रही है, इस इक्वेशन में यदि हम R, T एंड F इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें और सॉल्व करें, तो एक वैल्यू आ जाती है, उसको आप लर्न रखिएगा। हमने यहाँ लिख रखा है, इसको जो है यहाँ पुट करके यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब ये वैल्यू कितनी आएगी इसको जरा समझ लीजिए। ये वैल्यू जो है कितनी आएगी, तो इसको हम और करके लिख सकते हैं E
पॉजिटिव स्लैश m माइनस, जब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.059 डिवाइड बाई n log m अपॉन mn पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इस वाली वैल्यू को याद रखिएगा। तो इस इक्वेशन में हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात किया किसके लिए, कैथोड के लिए बात किया कि कैथोड में जो है रिएक्शंस किस तरह से होती हैं और नर्स इक्वेशन की हेल्प से उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये उसके लिए इक्वेशन है। और हमने आपको बताया यहाँ RTM और NF, यदि आप ये वाली इक्वेशन लर्न रखेंगे तो आपको R की वैल्यू, T की वैल्यू एंड F की जो वैल्यू थी 96500 पूरा फैराडे कांस्टेंट, तो सब रख करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका 1-2 स्टेप या 3 स्टेप बढ़ जाएगी, 3 स्टेप बढ़ जाएगा तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से आप इनको सॉल्व करके जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है 0.059, इसको आप लर्न रखिए ताकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर सिर्फ इसको डायरेक्ट कर देंगे, तो आपको एक ही वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और n फाइंड करके उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और n की वैल्यू सीधे होगी, उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, जो ये रिड्यूस्ड स्टेट आप देख रहे हैं इक्वेशंस में, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है। इसको हम यहाँ पर m की वैल्यू क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू हम 1 कर सकते हैं, यानी 1/mn पॉजिटिव। तो ये है नर्स्ड इक्वेशन फॉर कैथोड। अब हम बात करेंगे नर्स्ड इक्वेशन फॉर एनोड। तो जिस तरह से कैथोड के लिए हमने बात किया उसी तरह से हम एनोड के लिए भी बात करेंगे। ओके, एनोड, जो एनोड है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जो है ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, m इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो नर्स इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था रिडक्शन पोटेंशियल के लिए जो लास्ट में इक्वेशन हमने बनाया था, बस वही इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई करके हम इसके लिए लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा E m/mn पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के थ्रू जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू E0 m/mn पॉजिटिव माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log 1/mn पॉजिटिव। अच्छा, आपको बता दें, जैसे हमने वहां लिखा था रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, तो इस इक्वेशन में आप देखिए यहाँ कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। और ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म नीचे आएगा और रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है ना। तो रिड्यूस्ड फॉर्म जो है m, इसको हम यहाँ m लिख सकते हैं। ठीक, m/mn पॉजिटिव। अब इस m की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने भी बताया था उससे पहले, इस m की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर आप 1 कर दीजिए। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी किसके लिए, एनोड के लिए हो गई। तो हमने अभी तक यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व किया,
हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया कि जो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर कर रहे थे, उसी को हमने यहाँ पर देखा कि कैसे कैलकुलेट किया जाए एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो सॉल्यूशन है उसके किसी भी कंसंट्रेशन पर हम उसके पोटेंशियल को किस तरह से कैलकुलेट करें, तो हमने वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया। हमने क्या सॉल्व किया, जो नर्स ने बताया है उस बात को हमने आपको बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो सेल पोटेंशियल है उसको कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल की, तो लिखेंगे सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये होगा ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एन। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिएक्शन होगी। अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो ये ईएमएफ है, मतलब ये सेल है, इसमें नर्स ने क्या बात बताई, जरा उसको देख लेते हैं। अगर हम नर्स इक्वेशन को इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी, जिसके हेल्प से हम सेल पोटेंशियल को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में सपोज दैट एनियल सेल है। एनियल सेल में जो एनोड है कैथोड होता है, उसमें एनोड होता है जिंक, मतलब Zn/Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, डबल स्लैश कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर। ये हमारा डेनियल सेल है, मतलब इसमें ये जो है एनोड है और ये कैथोड है, यहाँ रिडक्शन होगा और यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन होगा, ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये क्या है, डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज। आपको मैंने बताया था कि किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे किया जाए, ये बात आपको बताई जा चुकी है पहले। तो अगर अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग देखेंगे और फिर उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको नर्स इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने किया था कैथोड और एनोड के लिए, तो उस इक्वेशन को डायरेक्ट हम लिख लें। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमारा एनोड है, तो एनोड के लिए क्या बनेगा नर्स इक्वेशन, यहाँ पर ये बनेगा E Zn/Zn2 पॉजिटिव। ठीक है ना, इज इक्वल टू E नॉट Zn/Zn2 पॉजिटिव माइनस 0.059 अपॉन n। n का मतलब यहाँ कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तभी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी भी रिड्यूस होगा पूरी तरह। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, खैर यहाँ यदि दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे आप, हो सकता है 2 के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो, या 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो, तो n की वैल्यू वही होगी जो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, इस वजह से हमने यहाँ 2 लिख दिया। आगे होगा log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से यदि हम चाहें तो कैथोड के लिए भी नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो कैथोड के लिए क्या होगा, ये होगा ECU 2+/Cu।
यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस 0.059 अपॉन 2। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ 2 लिख दिया। लॉग यहाँ 10 का बेस होगा, ध्यान रखिए, तो बेस आप लिखिए या ना लिखिए, लॉग लिख देने से बात कंफर्म हो गई। यहाँ पर बेस 10 ऑलरेडी है, उसको हम लिख नहीं रहे, अब उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो लॉग 1 अपॉन Cu 2 प्लस, बात समझ गए ना? ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एक गैल्वेनिक सेल था हमारे पास, जिसका जो एग्जांपल के तौर पे लिया था हमने, दैट इज डेनियल सेल। डेनियल सेल आपका ये होता है, इसमें जड़यन जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करता है और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है, ठीक है ना? तो एनोड के लिए ये इक्वेशन हो गई इनर्सिटी और कैथोड के लिए ये इक्वेशन हो गई। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब यहां पर जो ये वाली इक्वेशन है, यदि आप यहां से जो एनोड है और जो ये एनोड की वैल्यू आप कहां रखेंगे? यहां रखेंगे। कैथोड की वैल्यू आप यहां रखेंगे। कैथोड आपका ये है, एनोड आपका ये है, तो इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो एक तीसरी इक्वेशन बनेगी। जो तीसरी इक्वेशन बनेगी वही सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की इक्वेशन होगी एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर नर्स नाम के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ही किया था जैसा हम लोग यहाँ कर रहे थे। हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? हम इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कैसे पुट किया जाए इसको। तो आपको ये इक्वेशन लर्न है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड आपका नीचे वाला है, एनोड आपका ऊपर वाला है, ठीक है? तो इसको इरेज कर दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे ई सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड, मतलब ये क्या होगा आपका? ये पूरी वैल्यू आप यहाँ से, मतलब ई कैथोड आपका ये है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, इतनी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। कैथोड तो आपका ये है ना, तो कैथोड आपने यहाँ लिखा ही था, तो ई कैथोड इज इक्वल टू दिस। तो कैथोड के प्लेस पर आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये होगा ई नॉट Cu, नॉट हमने कहीं पर जो है क्रॉस नहीं किया, समझ लीजिए क्रॉस नहीं किया। Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस 0.059 अपॉन 2, यहाँ 2 लिख देंगे, लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस। इतनी बात समझ में आ गई? इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, इसके आगे हम माइनस लिखेंगे क्योंकि ई कैथोड माइनस ई एनोड अभी यहाँ लिखा गया था, तो हमने ई कैथोड के प्लेस पर ये लिख दिया जो ई कैथोड की वैल्यू है। अब यहाँ जो माइनस ई एनोड है उसकी वैल्यू ये वाली यहाँ कर देंगे। जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह बनेगी, जिसको हम लिख दे रहे हैं, इसको ही ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हो जाएगा ई नॉट एम स्लैश एम एन पॉजिटिव माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, एनेबल डिवाइड बाई 2 लॉग 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया जो अभी इक्वेशन पहले लिखी थी, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड एंड ई एनोड की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये इक्वेशन बन गई। ओके, तो अब क्या होगा? मतलब उसी तरह से पुट कर दिया था, आप समझ गए होंगे। इस ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं। जब इस ब्रैकेट को हटा देंगे यहां से, तो यहां आपको बात पूरी तरह समझ में आएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स? पूरी तरह आपको बात समझ में आएगी। ब्रैकेट हटा दिया। अब
अब क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे ई सेल इज इक्वल टू, अब ध्यान रखिए जो आपकी ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है ई नॉट एंड ई नॉट, इसको एक तरफ कर लीजिए, इसको और इसको एक साथ कर लीजिए। तो आप यहां लिखेंगे ई नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस, अब क्योंकि इसके पहले प्लस था प्लस हो गया, यहाँ माइनस पूरी माइनस वाली वैल्यू इधर लेके आइए, ये हो जाएगा आपका ई नॉट है ई नॉट एम स्लैश एम एन पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गया आपको? ओके, अब देखिए ये चीज और ये जो 0.059/2 है एंड वो ये दोनों क्या है, कॉमन है, जिसको आप कॉमन कर सकते हैं। फिर लॉग ये और लॉग वो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए आप यहाँ पे। तो आप आगे लिख सकते हैं माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और आप देख रहे हैं यहां भी माइनस है, इस पूरे डिजिट के पहले भी माइनस है और यहां भी माइनस है। तो आपने क्या किया, यहां माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन किया और साथ में क्या कॉमन किया, आपने कॉमन किया 0.059/2। इतनी बात कॉमन हो गई। तो कॉमन होने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां ब्रैकेट में आएगा log 1/Cu2 प्लस माइनस log 1/Zn 2 प्लस। बात समझ रहे हैं? तो ये log n माइनस log n हो गया। तो एक फार्मूला होता है log n माइनस log n का, वो होता है log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम इस वैल्यू को डील करेंगे तो हम पाएंगे, यदि हम इसको log m मान लें और उसको log n मान लें, तो log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m/n हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, log n माइनस log n इज इक्वल टू log m/n। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ये m है, अपॉन में कौन आएगा, वो आ जाएगा। इसको आगे आप सॉल्व करिए, ये होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट। अच्छा आगे देखिए कैथोड माइनस एनोड हो गया, दोनों स्टैंडर्ड है जिसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल। इतनी बात समझ में आई आपको? इक्वेशन आपने पहले पढ़ा था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये कैथोड है और ये एनोड है, यहाँ रिडक्शन यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो कैथोड माइनस एनोड स्टैंडर्ड है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल माइनस ये आ गया 0.059/2 और ये होगा log m माइनस log n का मतलब क्या होगा, log m/n। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/Cu2 प्लस अपॉन 1/Zn 2 प्लस। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगी तो Zn यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आएगा, Zn यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, आप इसको अलग लिख के देख सकते हैं। जैसे ये है 1/Cu2 प्लस अपॉन 1/Zn 2 प्लस। जब ये यहाँ आएगा इक्वेशन क्या बनेगी, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस बन जाएगा। फ्रैक्शन पलट जाएगी ना, ये फ्रैक्शन पलट जाएगी। जब ये फ्रैक्शन पलट जाएगी इसको आप पलट करके ही लिख दो। आप यहाँ लिख सकते हैं Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, क्योंकि
क्योंकि यहाँ इंटू 1 होगा, यहाँ भी इंटू 1 होगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। ई सेल इज इक्वल टू, हमें इक्वेशन मिल गई ये लास्ट वाली, ये मिल गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं नर्स इक्वेशन फॉर द गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल को ले गया उसमें ये इलेक्ट्रोड चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। ये चेंज हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, Zn और कॉपर चेंज हो सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को सॉल्व करके हमने नर्स इक्वेशन आपको समझाने का प्रयास किया। अच्छा, अब यहां पर आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बात समझ रहे हैं आप? Zn2 प्लस, क्योंकि अभी हमें इक्वेशन यहां लिख के दिखाते हैं आपको, जो सेल वाली रिएक्शन है उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे यदि हम यहाँ लिख दें सेल वाली रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे जो Zn है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज पहले से, ठीक है ना। ये बनाएगा Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ये देखिए जो सेल की रिएक्शन है, जो हमने डेनियल सेल दिया था, ये उस सेल के अंदर होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एरो के उस तरफ वाला क्या है? प्रोडक्ट है। एरो के इस तरफ वाला क्या है? रिएक्टेंट है। तो यहाँ अगर आप प्रोडक्ट का रिएक्टेंट करेंगे तो लिखेंगे Zn2 प्लस इंटू Cu, ये कर देंगे। और यहाँ नीचे क्या करेंगे आप? Cu2 प्लस इंटू Zn। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ Cu की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि रिड्यूस्ड स्टेट है। तो रिड्यूस्ड स्टेट में जो होगा ऑलरेडी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, जब दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही जाएगा। तो जो हमने पहले इक्वेशन लिखा था वो हमने इसी आधार पर लिखा था कि रिड्यूस्ड स्टेट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ आप अगर आप जनरल इक्वेशन लिखेंगे किसी सेल के लिए तो आप क्या लिखेंगे? यदि आप जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए सबके लिए अप्लाई होने वाला हो। जनरल इक्वेशन का मतलब जो सभी गैल्वेनिक सेल के लिए अप्लाइकेबल हो सभी कंडीशन पर, तो वो इक्वेशन बनेगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन यहाँ क्या कर देंगे? n कर देंगे। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। n की वैल्यू वेरी करती रहती है, कांस्टेंट नहीं, फिक्स नहीं होती, क्योंकि सेल टू सेल उसकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ n कर दीजिए, log यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दीजिए। जैसे हमने आपको समझाया कि प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट यहाँ ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। तो जो रिड्यूस्ड स्टेट होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होगा उसका कंसंट्रेशन आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये थी नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड्स एंड गैल्वेनिक सेल, सबके लिए हमने देखा। और यदि हमारी ये बात आपको समझ में आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में आप क्या करेंगे? कमेंट में आप ये करेंगे कि यदि समझ में आ गया तो यस, ठीक है, समझ में आ गया। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करेंगे, प्रॉब्लम को शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो उसको हम अगले दिन आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसको बता देंगे। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पढ़ाया। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो अगली क्लास लें उसकी अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन यदि आप प्रेस कर देंगे तो आपको तुरंत हमारी न्यू अपडेट मिल जाएगी। तो आज क्लास में इतना ही। ओके, जय भारत,
जय भारती।